को बताऊं, पढ़ते हुए मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। मेरी जेब में एक पैसा उस समय था नहीं, किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। तो नो डाउट वो लोगों के मिथ थे, काम से टूटे। डंडा लिया, डंडे के मोबाइल बांधा, वो पकड़ के खड़ी होती थी और मैंने पढ़ाना शुरू किया। ये बात बता रहा हूँ जो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हेलो हाय, जय शंकर सभी को। आज हम उनके साथ मौजूद हैं जो लगभग 5,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थियों का डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद है राम नरेश जी यादव। सर बहुत बहुत स्वागत है। और सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारा निमंत्रण जो है स्वीकार किया। और आप किसी परिचय के मोहताज हैं नहीं सर, लेकिन फिर भी एक छोटा सा परिचय हमारे व्यूअर्स को ज़रूर दें। बिल्कुल, मैं राम नरेश यादव, HOD फिजिक्स डायरेक्टर YCL। यहाँ काफ़ी लंबे समय से IIT और नीट का कोचिंग देता हूँ बच्चों को। 5,000 बच्चे जैसा आपने बताया यहाँ से डॉक्टर और IITian बन चुके हैं अब तक। और सर मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि आपके दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से? एक्चुअल में आइडिया तो ये मैं खुद एक बार रिक्वायर थी मेरे को कि मैं एक गांव से निकलकर कोटा जैसे शहर में कोचिंग के लिए जाता हूँ और वहाँ उस माहौल में मेरे को ढलते हुए आधा सेशन मेरा यूं ही चला गया था कि कैसे पढ़ा जाए, किससे पूछा जाए, कैसे किया जाए। इन चीज़ों को समझने में जब मैंने आधा सेशन और आधे सेशन के बाद मेरे से वो चीज़ हाथ से निकलती हुई महसूस हुई और उन चीज़ों को मैंने फेस किया, तो मेरे मन में पता नहीं लोगों के बाद में आता है कि मैं कोचिंग करूँगा, ये करूँगा। तो मुझे ये नहीं पता था कि कोचिंग क्या है, एक बिज़नेस है, एक एजुकेशन है, एक सेवा है। इन चीज़ों से उस समय जब मैं पढ़ रहा था, लेकिन हाँ, मेरे ये ज़रूर बार बार आ रही थी कि मुझे जितनी प्रॉब्लम फेस हुई, कहीं मेरे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आते होंगे, उनको भी सेम प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था और मैं आपको बताऊँ, पढ़ते हुए मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था कि निश्चित रूप से जब मैं वहाँ से आया और इन परिस्थितियों निकला, और मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि इन परिस्थितियों में निकल के मैं कहीं सेलेक्ट नहीं हुआ था। और उस सिलेक्शन के सब गांव में सबसे कहते थे कि बहुत मेरे पापा को कर्नल साहब बोलते थे, कर्नल साहब का बच्चा बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो एक बच्चे के लिए ये चीज़ होप लेके जाना कि बहुत इंटेलिजेंट लेके आना और फिर कहीं सिलेक्शन नहीं होना, तो मैं सोच सकता हूँ उस समय मेरे टेंशन भी होगा, डिप्रेशन भी होगा, लेकिन पता नहीं एक इंस्पिरेशन भी थी। और जब मेरे बड़े वाले भाई वहाँ एक दो बार गए कि तेरा रैंक अच्छा नहीं आ रहा, क्या नहीं, तो मेरे मुंह से निकला कि कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये लोग पढ़ा रहे इनसे बेटर तरीके से पढ़ाऊंगा। उस समय जब मैं ये कोचिंग करने गया था, तब मेरे मुंह से ये वर्ड निकलते थे। और सर जब आपने शुरू किया पढ़ाना, तो घर वालों को क्या रिएक्शन रहा कि क्या कर रहा है, देख तेरा सपना कुछ और है, अब तू कुछ और लाइन में जा रहा है, तो क्या रिएक्शन रहा उस वक्त? नहीं, बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन था पेरेंट्स का भी, और किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। क्योंकि एक्चुअल में पेरेंट्स को इतना ही समझ में आता था कि अच्छा अब ट्यूशन पढ़ाएगा, अब डॉक्टर नहीं बनना, अब IITian नहीं बनना उनको, तो या तो IITian बनना है, कुछ IAS बनना है, RAS बनना है, इस तरह के सपने पाल रखे। और फिर मैं अचानक से सब छोड़ के कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो कोचिंग तो वर्ड बहुत कम जानते थे उस समय, लेकिन अच्छा ट्यूशन पढ़ाएगा, ऐसे ही चलेगा अब तेरा, तो बहुत ही एक नेगेटिव सा रेस्पॉन्स। लेकिन फिर भी पेरेंट्स एक पॉजिटिव रहा कि मेरे को रोका नहीं कभी भी किसी ने, कि ठीक है तेरे को यही ठीक लगता है तो करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें करियर नहीं होगा। बड़े भाई ने भी कहा, लेकिन मेरे को इतना करियर समझता ही नहीं था, बस सिर्फ एक इंटरेस्ट हो गया कि हाँ मुझे पढ़ाना है। वो एक पैसन जो कहते हैं ना, जुनून है, तो वो बस पढ़ाना है। उससे पैसा आएगा नहीं आएगा मेरे दिमाग में नहीं था। करियर क्या होता है मुझे नहीं पता, लोगों को ये लग रहा था कि ट्यूशन पढ़ा के ऐसे ही करा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उस समय पढ़ा के। और सर आपने बताया कि नेगेटिव रिएक्शन रहा, लेकिन आज जब घर वालों को पता चलता है कि YCL के द्वारा 5,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी जो है डॉक्टर या IITian बनने का सपना पूरा कर रहे हैं, तो अब उनका रिएक्शन कैसा रहता है फिर? नहीं, निश्चित रूप से जब मैं इस जर्नी से होते हुए बहुत सारे इंस्टीट्यूट में एज ए फिजिक्स लेक्चरर, देन HOD एंड देन किसी इंस्टीट्यूट में एज ए डायरेक्टर भी मैंने काम किया, और फिर मेरा अपना इंस्टीट्यूट YCL हुआ, तो मैंने जोधपुर में एक सेमिनार रखा। उस समय मैंने अपना ये विक्ट्री सेलिब्रेशन कह सकता हूँ उसको, टाउन हॉल में अपना सेलिब्रेशन था, और उस समय मैंने पेरेंट्स को इनवाइट किया। बहुत लंबे समय के बाद मेरे पापा मेरे साथ थे,
मेरे परिवार के, मेरी मम्मी जी भी उस दिन संयोग से साथ थी। और जब बहुत सारे बच्चों की भीड़ हो रही, वो सारे कि हम डॉक्टर बने, हम IITian बने, और यादव सर ने हमारे साथ ये किया, हमें परफेक्ट गाइडेंस मिला। तो मेरे पापा और मम्मी जब सुन रहे थे, तो मेरे पापा उस दिन शायद उस सेमिनार में बोल के गए थे कि शायद ये जोधपुर के लिए ही बना था। और आज मुझे फ़ख्र है कि मेरा बेटा सेलेक्ट नहीं हुआ, पर इसकी वजह से इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। मुझे पता ही अब लगा है ये आके देखने की ये कुछ कर रहा है। तो उस दिन रियल में मेरे भी एक सोचने का नज़रिया और ये सब बदल गया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का थॉट भी बहुत ही पॉजिटिव होकर आया और उन्होंने पहली बार कहा कि हमें फ़ख्र है कि हमारा बेटा सेलेक्ट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनकी वजह से इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल सच कहा है किसी ने कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, निश्चित रूप से। और मैं अगला सवाल आपसे ये करता हूँ कि जब आप YCL के बारे में हमें कुछ बताएं कि आपने जब YCL की शुरुआत की तब कौन कौन से कोर्सेज आपके द्वारा पढ़ाए जाते थे और आज YCL कहाँ तक पहुँच चुका है? एक्चुअल में जब मैंने शुरुआत की यहाँ जोधपुर में आके, तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता था कि ये IIT जैसा टफ एग्ज़ाम जो है ये केवल हिंदी मीडियम के बच्चे देंगे या इंग्लिश मीडियम के बच्चे देंगे, या कुछ लोग सुन के आते थे सर इसका तो फाउंडेशन कोर्स होता है, 9th से ही शुरू हो जाता है या 12th से शुरू होता है, हमारे बच्चे कैसे सेलेक्ट हो पाएंगे। लेकिन मैंने इस मिथ को तोड़ा। मैंने शहर के कोने कोने में सेमिनार लिए, स्कूल्स में, फिर मैंने यहाँ के आसपास के जोधपुर के, चाहे जालोर हो, चाहे सांचौर हो, बालोतरा हो, नागौर हो, मैंने सेमिनार्स किए। उनमें लोगों को बताया वाकई फाउंडेशन कोर्स क्या होता है, टारगेट कोर्स क्या होता है, और IIT और नेट में मीडियम, हिंदी मीडियम का बच्चा या इंग्लिश मीडियम का ये मायने नहीं रखता, बच्चे को एक सही प्रॉपर और सही समय पर गाइडेंस मिलेगा। तो किसी भी मीडियम का हो, उसके सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, और उसको पता होना चाहिए कि वो क्या पढ़ रहा है और एग्ज़ाम में क्या पूछा जाने वाला है। तो उससे जो हमने उस समय स्ट्रगल किया कि मैं वहाँ 100 लोगों को समझाता था, तब भी उसमें से मेरे ख्याल से 80 लोग बाहर हो जाते थे इस रन की हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं फेस कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा चाहिए। लेकिन जब मेरा एक बैच निकला और उन बैच में से ऐसे बच्चे निकले जो बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश मीडियम नहीं, बिल्कुल मारवाड़ी बोलते थे, हिंदी भी अच्छे से नहीं बोलने आती थी, और IIT दिल्ली जैसे एग्जाम में गए। एक दिन राजस्थान पत्रिका में मैंने देखा कि मेरे बच्चे का हेडिंग छपा हुआ है, गुदड़ी के लाल नाम से कोई हेडिंग आई कि एक गांव ढाणी का बच्चा और IIT दिल्ली में। मेरे आज भी याद है वो पारस, वो बच्चा जो चप्पल पहन के पैरों में आया, इसको हिंदी में बात नहीं करनी आती थी, लोग बात कर रहे थे तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे जाते हैं, और फिर उसके साथ छपा कि इसको IIT दिल्ली में एडमिशन मिला है, और वो यादव सर के पास आया था किसी समय, इस तरह की एक जर्नी छपी। तो नो डाउट वो लोगों के मिथ काम से टूटे, मेरी बात से नहीं, मैंने खूब प्रयास किए, लेकिन जब रिजल्ट्स आए तब मेरे को प्रयास नहीं करने पड़े। तो लोगों ने खुद ने देखा कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, हिंदी का हो रहा है, और गांव का भी हो रहा है, शहर का हो रहा है, ढाणी का हो रहा है। जिन बच्चों का फाउंडेशन वीक था वो बच्चे भी आज सही ट्रैक पर आके और सेलेक्ट हो रहे हैं। तो मेरा उस समय लोगों को, चाहे मैं कहूँ कि इंस्पायर होना और मेरे कॉन्फिडेंस का बढ़ना, बस वो जर्नी फिर रुकी नहीं, शायद बढ़ती ही चली गई। बिल्कुल सच है कि जो लोग होते हैं अक्सर सुनना नहीं, वो देखना पसंद करते हैं, और उनको जब पता चलता है कि आज YCL की बदौलत आज एक जो बच्चा हिंदी नहीं ढंग से बोल पाता वो IIT दिल्ली में एडमिशन लेता है और अपना सपना साकार करने की और अग्रसर रहता है। सर मैं एक सवाल आपसे ये करता हूँ कि जब आपने शुरुआत की YCL की, मुझे और आपको सबको पता है कि अपनी मंजिलों तक पहुँचना आसान होता ही नहीं है, तय है मुश्किलों का आना। तो आपकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें आई और आपने उनका हल कैसे निकाला? मुश्किलें तो देखो हर एक फेज़ पे रहती हैं। जब मुझे YCL का भी एक इंस्टेंट था कि मैं बहुत अच्छी जगह, फिज़िक्स जैसा मेरा सब्जेक्ट, HOD फिज़िक्स में, डायरेक्टर में, और अच्छा खासा उस समय सब बढ़िया चल रहा था, और इंस्टेंट कोई ऐसा होता है कि मुझे ये इंस्टीट्यूट खोलना पड़ता है और मुझे नहीं पता कि मैं क्या खोलूँ। ये जो YCL सुन रहे थे, ये नाम भी उस समय मुझे नहीं पता था, लेकिन स्टूडेंट चारों तरफ खड़े हुए थे कि सर क्लास कहाँ लगेगी, कल कैसे लगेगी। तो मैंने यहाँ पे आया, यहाँ भी अंडर कंस्ट्रक्शन थी बिल्डिंग, मुझे बात करनी थी रेंट के लिए, मेरे पास कोई बिल्डिंग नहीं थी। तो मैंने अचानक से ये बात करते करते कि कल मैंने यहीं क्लास लगाएंगे, सर किस नाम से लगाएंगे, तो बच्चे मुझे यादव सर बोलते थे। तो मैंने 2-3 बार के यादव कोचिंग कर दें, यादव करियर लाइन कर दें, तो पता नहीं ऐसे दिमाग में भी आया कि हाँ
यादव करियर लाइन इंस्टीट्यूट कर देते। फिर किसी ने मेरे साथ खड़े बोला वैसे भी वाई योगेश्वर भगवान का नाम है, कोई योगेश्वर करियर लाइन पढ़े चाहे यादव करियर लाइन पढ़े, और यादव करियर लाइन इंस्टीट्यूट कर देते हैं। फिर हमने थोड़ा सा संशोधित करके शॉर्ट की YCL हो गया, ऐसे ही YCL बना। और चैलेंजेस की बात तो जब हम आए तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ बच्चे थे कि कैसे फैकल्टी को मैनेज करना है। हमारे इस फील्ड में आपको पता है IIT और नीट की जो फैकल्टीज़ हैं बहुत कॉस्टली हैं, बहुत वो भी संघर्ष करके आते हैं, पढ़ के आते हैं, तो बहुत ज़्यादा अर्निंग की अपेक्षा रखते हैं। तो उस समय ये सारे संसाधन जुटाना मेरे लिए बहुत टफ था, लेकिन मेरे साथ एक इजी टास्क हो रहा कि मैं जैसे ही यहाँ बैठा तो मेरे याद है कि फर्स्ट डे 210 बच्चे मेरे पास यहाँ लगभग आए और एक माहौल सा बना। तो वो कॉन्फिडेंस मेरे को ये नहीं सोचने दिया कि पैसा कहाँ से आएगा कैसे नहीं। मेरे ख्याल से मेरे दिमाग में ये बात आती कि पैसा कहाँ से आएगा तो शायद डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि मेरी जेब में एक पैसा उस समय था नहीं। लेकिन बच्चे चारों तरफ देख के मुझे मौका ही नहीं दिया, और बच्चा खुद आ रहा है पढ़ रहा है सिर्फ इसलिए कि यादव सर पढ़ा रहे हैं। और फिजिक्स हमारा दोनों में बता दूं आपको, नीट और जेई दोनों में बच्चा लगातार डिमांड करता रहता है कि फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाए तो हमारी सिलेक्शन ही नीट टॉप रैंक आएगा। तो वो एक कॉन्फिडेंस था कि मेरे दिमाग में सिर्फ एक पिक्चर घूम रही कि इन बच्चों की अपेक्षाओं पे खरा कैसे उतरा जाए। पैसे वाला कॉन्सेप्ट दूर हुआ और मैंने तो बिल्कुल कूद गए, ये मान लो ना वो सर देते हैं ओखली में, वो सर डाला था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पैसा कहाँ से आएगा। धीरे धीरे चीज़ें व्यवस्थित होते चले गई। कोई बैकग्राउंड पैसे का फाइनेंशियल ऐसा नहीं था, लेकिन बच्चों का प्यार, फिर पेरेंट्स का सपोर्ट। उस समय मैंने कहा कि मेरे पास तो पेरेंट्स आए, कोई दिक्कत नहीं है सर, बच्चे आपसे सेटिस्फाइड हैं, आपके रूम में पंखा है नहीं है। मेरे याद है कि जब गर्मी पड़ रही थी तो मैंने वो फर्राटा फैन होता टेंट के वो लगा के हमने काम चलाया था, क्योंकि उस समय इतना संसाधन हमारे पास नहीं था, पर सारा कुछ था। शायद पेरेंट्स का और स्टूडेंट का सपोर्ट था, वो मुझे बहुत मिला और उसी की वजह से शायद ये बना। बिल्कुल। सर हम उस दौर की बात करते हैं जब पूरी दुनिया रुक चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं YCL और यादव सर की कलम वो इसलिए चल रही थी क्योंकि बच्चों के करियर का सवाल था। मैं कोविड-19 की बात कर रहा हूँ। सर उस दौर की हमें बात बताएं कि YCL किस तरह से बच्चों की सहायता कर रहा था उस वक्त। सर उस समय को तो मैं एक्चुअल में याद भी करता हूँ ना, क्योंकि रूटीन ऐसा बन चुका था कि ना संडे ना मंडे, आदत में ऐसा हो चुका था कि सुबह आते ही बच्चों के साथ लेट नाइट तक बच्चों के साथ उठ के अगले दिन वही प्रोसेस, संडे को टेस्ट सीरीज़, और अचानक से सब कुछ थम गया। तो कई दिनों तक तो दिमाग मानने के लिए तैयार नहीं था। और मैं आपको बताऊं, मेरे एक वीक तक मैंने ये चीज़ों का वेट भी किया, क्योंकि जब भरोसा नहीं हो रहा था कि आज खुल जाएगा कल खुल जाएगा, सेकंड वीक चलने लगा। तो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो मेरी मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट हो गया था। मैं डॉक्टर के पास गया था, मैं नहीं बता सकता हूँ, और उसने वाकई मुझे कहा कि इस तरह के आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हैं और ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी। पर पता नहीं फिर वापस एक इंस्पिरेशन आया और कि क्यों ना बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, अपन इसको ऑनलाइन वगैरह शुरू किया जाए। लेकिन ऑनलाइन वगैरह मुझे वो एकदम से बंद हुआ और मैं ऑफलाइन में इतने बच्चे सब पढ़ाते पढ़ाते रुक गया। तो मेरे पास मुझे जानकारी नहीं थी कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में किसकी ज़रूरत पड़ेगी। आज तो जैसे डिजिटल पैनल वगैरह सब ले आए। तो मैं और मेरी डॉटर साक्षी थी, हम घर पे बैठे बैठे उसके डंडा लिया, डंडे के मोबाइल बांधा, मोबाइल बांध के दीवार पे हम एक छोटा सा, उस समय बाहर सब बंद था, जब हमारे घर पे मेरी बेटी के लिए एक छोटा सा बोर्ड था उसने दीवार पे लगाया, वो पकड़ के खड़ी होती थी और मैंने पढ़ाना शुरू किया। और एक्चुअल में मैंने जब वीडियो डाला और बच्चों के मैसेज आना शुरू हुआ, तो वहाँ से मेरी वापस, मैं जब वो कह रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ, मेरा वापस ऐसा लगा कि मेरी तो क्लास शुरू हो गई। तो मैं स्टार्टिंग में 2 4 5 बच्चे आने लगे, 20 बच्चे आने लगे और मेरा कॉन्फिडेंस वापस वैसा ही होने लगा। और मैं बताऊँ उस ड्यूरेशन में भी मैंने 120 लेक्चर्स कंटिन्यू मैंने रखे फिजिक्स के, ऑनलाइन भी, जो मैं पहले उस पर करता, फिर उस पर यूट्यूब पे अपलोड करता। कई बार मुझे भी नहीं पता इनका टाइटल लिखना होता नहीं लिखना होता, डायरेक्ट ही डालता, क्योंकि जब इतना मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं पूरा ही ऑफलाइन में रमा हुआ था। बाकी लोग शायद एक्टिव हो गए थे इस प्लेटफॉर्म से, लेकिन धीरे धीरे फिर मुझे भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी और वैसा ही फील होने लगा जैसे क्लास में बच्चों के साथ, बच्चों के हाई हेलो आने लगे। सारे दिन हम बिजी रह गए। पहले क्लास लेते, फिर क्लास के बाद हम देखते कि इसमें आवाज़ नहीं आ रही है, इसमें नहीं आ रहा, तो हम दोनों, मैं मेरी बेटी के साथ वापस उसको सेट करने के लिए लगता। और इस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के प्रति भी मेरा फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। बिल्कुल सर, धन्यवाद है आपको भी और आपकी डॉटर को भी कि आप कितनी हेल्प की और बच्चों का करियर कहीं ना कहीं दाव पर नहीं लगने दिया। और सर मैं अपने आखिरी सवालों की ओर आता हूँ। तो मैं एक सवाल आपसे ये करता हूँ
कि हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा क्षण भी आता है, ऐसा पल आता है जो हमें भावुक कर देता है और हमें हमेशा के लिए याद रह जाता है कि सच में इस पल ने हमें भावुक कर दिया। सर, आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा पल था वो? सर, इस पल की मैं बात करूं, एक बार मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था। एक्चुअल में मेरे पास घर का मकान नहीं था, कोचिंग की बिल्डिंग नहीं थी, हॉस्टल नहीं था, और मेरे पास गर्ल्स हॉस्टल था। मेरी मिसेज़ खुद ही उनको रखती थी, एज ए वार्डन वो काम करती थी वहाँ पे दिन भर, और हमारी एक फैमिली की तरह ही वो बच्चियाँ, जैसे मेरी बेटियाँ थी तो मुझे वो सब अपनी बेटियाँ नज़र आती थी। अचानक से एक इंसिडेंट हुआ था कि वो बिल्डिंग हमें इंस्टेंटली उसी समय खाली करना पड़ गया था। और जब वो बिल्डिंग खाली हुई तो जो बिल्डिंग का ये इंसिडेंट हुआ तो किसी ने उनके फिर हम सारे लोग कि इन बच्चियों को कहाँ लेके जाऊँ, मैं कहाँ रहूँगा, एक ऐसा सीन था। और जो बिल्डिंग किसी वजह से खाली हुई थी, कॉम्पिटिटर्स की वजह से, तो उन्होंने फ़ोन भी किया पेरेंट्स को कि वो लड़का, वो जब उन्होंने ऐसे बोला कि वो लड़का जो जिसको आप यादव सर कहते हैं उसके पास रहने के लिए नहीं है, वो आपकी बेटियां उसके साथ फिर रही हैं, कैसे रहेंगी, कैसे करेंगी, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। तो मेरे उस समय याद है कि मेरे कुछ यहाँ नागौर के कुछ पेरेंट्स थे, कुछ उस समय जालोर सांचौर के पेरेंट्स थे। मेरे पास वाकई रात को हॉस्टल नहीं था लड़कियों को, लेकिन बच्चों का फैमिली ऐसी कि सर हम रहेंगे आपके साथ ही, आप जहाँ भी रहोगे वहीं रहेंगे। तो मैं मेरे दोस्तों को फ़ोन कर रहा था, और किसी दोस्त मेरा एक था जो हमारे फर्नीचर का काम करने आता था, तो मैंने उसको फ़ोन किया कि सर मुझे इस तरह की दिक्कत हो गई और इन बच्चियों को भी रुकना है, मुझे भी रुकना है। उन्होंने एक टेम्परेरी व्यवस्था की, जब तक पेरेंट्स का मेरे पास फ़ोन आया कि आपके उन शुभ चिंतकों का फ़ोन आ रहा है कि वो लड़का के पास कुछ भी नहीं है और वो बच्चियों को कहाँ लेके गया है क्या। तो हमने उनको, आप चिंता मत करना यादव सर, हमने उसको ये कहा है कि मेरी बेटियां और यादव सर रात को सड़क पे सोएंगी तो सड़क पे मैं सुरक्षित फील करता हूँ, लेकिन आपके महलों में मैं असुरक्षित फील करता हूँ। जब उन्होंने ऐसे कहा कि यादव सर चिंता मत करना, आप सड़क पे हो तो हमारी बेटियां आपके साथ सड़क पर सुरक्षित हैं, मैं कहता हूँ कि उस समय मैंने जो ईश्वर का थैंक्स, और अब भी मेरे ये बात बता रहा हूँ जो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस तरह का जो फेद शायद उन बेटियों का, उनके पेरेंट्स का, उन बच्चों का जो मेरे प्रति रहा, मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भुला सकता। और जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है, आप अभी भी मेरे इस तरह से वो चीज़ें कंपन होने लगते हैं बॉडी में कि देखो उस समय कैसा टाइम, और उन पेरेंट्स ने ये कहा कि सड़क पे है ना, वो सड़क पे ही सोएंगी हमारी बच्चियाँ, लेकिन वहाँ सुरक्षित हैं और उनकी पढ़ाई भी सुरक्षित है। तो मैं आज भी ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वो बेटियाँ और उनके पेरेंट्स को फलती फूलती रहें और ईश्वर उनको खूब मेरे ख्याल से आगे बढ़ाए, उन्नति दे, प्रोग्रेस करे। तो और सर हमारा आखिरी सवाल ये रहता है कि जो हमारे मेहमान होते हैं वो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मैसेज हमारे व्यूअर्स को देते हैं। उससे पहले सर एक सवाल करूंगा, सर आज आप इतने बड़े पद पर विराजमान हैं तो आप मेरे साथ बैठे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, कंफर्टेबल फील हुआ, और लगा कि आप इस फील्ड से भी नहीं हैं लेकिन आप इस फील्ड को बहुत ही बारीकी से मेरे से पूछा, और वाकई बहुत कंफर्टेबल फील हुआ आपके साथ बात करके। मोटिवेशन मैसेज कि जैसे आपने नेगेटिव थिंकिंग आपके घर वालों की रही जब आपने इस करियर की शुरुआत करनी चाहिए, बच्चों के लिए शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन उससे आपने पॉजिटिव में बदला हमारे व्यूअर्स को। मैं हमेशा मानता हूं कि मेरे ख्याल से चैलेंज सक्षम आदमी को मिलते हैं, और मेरे लिए भी बहुत चैलेंज आए। इस कोविड में भी मैंने अपनी बिल्डिंग बेच के वापस सब जीरो हो गया था, फिर शुरू किया। तो मैं कहता हूं कि संघर्ष कठिन हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से जितना बड़ा संघर्ष है जीत भी उतनी बड़ी होगी। तो आप संघर्ष से नहीं डरें, क्योंकि संघर्ष किसको मिलता है? सक्षम को मिलता है। आप सक्षम हैं इसलिए आपको चैलेंज मिल रहे हैं, तो उन चैलेंजों को स्वीकार करो और जीत उससे भी शानदार होने वाली है। बिल्कुल, मैं आखिर में व्यूअर्स को यही कहूँगा कि अगर आपकी मर्जी का नहीं हो रहा है तो ऊपर वाले की मर्जी का होगा, और ऊपर वाला कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर।